हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के झारखंड बोर्ड से प्रकाशित हुए सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जलभाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा ऑप्शन है खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है झील या चौथा ऑप्शन है सागर। तो जो जलभाग तीन ओर से स्थल भाग से घिरी होती है उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। पहला ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। या चौथा ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है हिमालय, नंदा देवी। दूसरा ऑप्शन है उत्तरी मैदान, खादर। तीसरा ऑप्शन है भारतीय मरुस्थल, बरखान। या चौथा ऑप्शन है प्रायद्वीप पठार, उत्तरी सरकार। तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है प्रायद्वीप पठार और उत्तरी सरकार, यह सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। पहला ऑप्शन हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार या चौथा भारतीय मरुस्थल। तो इनमें से जो उत्तरी मैदान है वह सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होती है। कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है केवल कथन सही है, दूसरा ऑप्शन है कारण सही है और कथन गलत है, तीसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों गलत है, या चौथा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कथन और कारण दोनों सही है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्र में है। पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है नौ संचालन, तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो भारत में नदियों का महत्व सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत इन तीनों में होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मानसून के आगमन के समय कौन सी ऋतु का प्रारंभ होता है। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शीत ऋतु या चौथा शरद ऋतु। तो भारत में मानसून के आगमन के साथ वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तीसरा कटीले वन तथा झाड़ियाँ, या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है जनसंख्या संचालन, दूसरा जनसंख्या अनुपात, तीसरा लिंग अनुपात या चौथा आयु संरचना। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर
3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है। दूसरा 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित मृत बच्चों का जन्म होता है। तीसरा 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने मृत बच्चों का जन्म होता है। या चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का प्रवास होती है। तो इनमें से जन्म दर का सही अर्थ 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यह कथन सही है। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद या चौथा सर्वोच्च न्यायालय। तो किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। पहला ऑप्शन है 26 अप्रैल 1948, दूसरा 26 अप्रैल 1994, तीसरा 26 जून 1989 या चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1994। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को खत्म हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी। पहला ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, दूसरा रूजवेल्ट, तीसरा महात्मा गांधी या चौथा वुडरो विल्सन। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह परिभाषा महात्मा गांधी ने दी थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहला ऑप्शन है दिसंबर 1946, दूसरा जुलाई 1946, तीसरा नवंबर 1949 या चौथा दिसंबर 1949। तो संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 541, दूसरा 543, तीसरा 241 या चौथा 243। तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांटी गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 543। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करती है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 या चौथा 8। तो हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 6। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। पहला ऑप्शन है जिलाधीश, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय का सचिव, तीसरा गृह मंत्री या चौथा पुलिस महानिदेशक। तो इनमें से गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गृह मंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री या चौथा मुख्यमंत्री। तो सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई या चौथा ऑप्शन है NT रामाराव। तो इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यपाल, तीसरा प्रधानमंत्री या चौथा मुख्यमंत्री। तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है खरीफ फसल, दूसरा बहुविध फसल प्रणाली, तीसरा फसल चक्र या चौथा रबी फसल। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को हम लोग बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। पहला ऑप्शन है पालमपुर में दुग्ध उत्पादन मुख्य आर्थिक क्रिया है। तीसरा ऑप्शन है पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति नहीं जुड़ी होती है। या चौथा ऑप्शन है पालमपुर में रोगियों के उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इनमें से जो कथन एक है कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, यह कथन बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ पर निवेश किया? पहला ऑप्शन शिक्षा पर निवेश, दूसरा परिवहन पर निवेश, तीसरा कृषि पर निवेश या चौथा खनन पर निवेश। तो जापान जैसे देश ने अपने देश के विकास के लिए शिक्षा पर निवेश किया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है बैंकिंग, दूसरा शिक्षा, तीसरा खनन या चौथा पर्यटन। तो जो इनमें से खनन है वह तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलापों में शामिल नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 खनन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यरत की है? पहला ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा सेतु पाठ्यक्रम, तीसरा स्कूल लोटो शिविर या चौथा दोपहर के भोजन की योजना। तो भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील की योजना को चलाया है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब एवं हरियाणा, दूसरा केरल, तीसरा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु या चौथा पश्चिम बंगाल। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुधार किया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, दूसरा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, तीसरा प्रधानमंत्री रोजगार योजना या चौथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा यदि 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है? पहला ऑप्शन है 2400 कैलोरी, दूसरा 1400 कैलोरी, तीसरा 2500 कैलोरी या चौथा 3400 कैलोरी। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2400 कैलोरी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है राज्य सरकार, दूसरा भारतीय खाद्य निगम, तीसरा राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन या चौथा गृह मंत्रालय। तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडारण का बफर स्टॉक बनाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन निर्गम कीमत, दूसरा न्यूनतम समर्थित कीमत, तीसरा बाजार कीमत या चौथा राशन कार्ड कीमत। तो सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को हम लोग निर्गम कीमत कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निर्गम कीमत। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है मोंटेस्क्यू, दूसरा एंजल्स, तीसरा रूसो या चौथा प्लूटो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार मोंटेस्क्यू हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, मोंटेस्क्यू। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? पहला ऑप्शन है मुसोलिनी, तीसरा नेपोलियन, तीसरा लुई 16वां या चौथा लुई 12वां। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 12वां का शासन था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर के अपराधी कौन थे? पहला ऑप्शन है सम्राट समर्थक, दूसरा हिटलर समर्थक, तीसरा वाइमार गणराज्य के समर्थक या चौथा लुई 12वां। तो वाइमार गणराज्य के समर्थकों को नवंबर के अपराधी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वाइमार गणराज्य के समर्थक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है घेटो, दूसरा ऑप्शन है शिविर, तीसरा ऑप्शन है संलाप गृह या चौथा ऑप्शन है युद्ध गृह। तो किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना घेटो कहलाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? पहला ऑप्शन है फोस्टर, दूसरा ऑप्शन है रंगनाथन, तीसरा ऑप्शन है ब्रैंडिस या चौथा ऑप्शन है क्लार्क। तो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक ब्रैंडिस थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है घुमंतू खेती, दूसरा पहाड़ी खेती, तीसरा स्थानीय खेती या चौथा सीढ़ीदार खेती। तो झूम खेती को हम लोग घुमंतू खेती के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1864, तीसरा 1874 या चौथा 1854। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1864। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1790, दूसरा 1786, तीसरा ऑप्शन है 1784 या चौथा ऑप्शन है 1700। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? पहला ऑप्शन 1879, दूसरा 1871, तीसरा 1869 या चौथा 1854। तो औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 ईस्वी को पारित की थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1917, दूसरा 1921, तीसरा 1922 या चौथा 1924। तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी को हुई थी, नंबर 1 1917। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।